आशा करता हूँ कि आपने कवि का परिचय लिख लिया होगा और कविता का जो मूल भाव है उसको समझने के साथ साथ इसकी व्याख्या भी आपने मन ही मन करने का प्रयास किया होगा। चित्र भी काफ़ी कुछ कह रहा है और कविता भी बहुत छोटी सी है, परंतु यदि ध्यानपूर्वक नहीं समझेंगे तो न तो आपको सहर्ष स्वीकारा है समझ में आई होगी और न ही आपको उषा कविता समझ में आएगी। कोशिश करिए कि आपको हर कविता समझ में आए और अच्छे से जो है उसकी मन ही मन आप व्याख्या सोच कर देखें, विचार करें, तभी बात बनेगी। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका और कोष्ठक में है अभी गीला पड़ा है। चौका मैंने कल बताया था रसोई बनाने का स्थान होता है, चूल्हे के आसपास की जगह को चौका कहते हैं। और आजकल तो आपको पता है कि गैस का ज़माना है, सबके पास गैस उपलब्ध हो गई है। पहले चूल्हा हुआ करता था सब घरों में, आज है चूल्हा तो केवल टाइम पास के लिए है, एक्स्ट्रा कभी मन किया तो ठीक है, नहीं तो अपना गैस चलती है। और चूल्हे के आसपास की जगह को हो सकता है आप लोगों ने भी देखा हो, उसको मिट्टी से लीप दिया करते थे। औरतें मिट्टी से लीपती थीं, मिट्टी में कुछ गोबर मिला लेती थी, गऊ का गोबर मिला लेती थी, उसको भिगो करके और फिर वहाँ से उसको लीपती थी। पवित्र माना जाता है उस स्थान को। तो प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। पहले तो आप इसका प्रसंग जो है वो दिमाग में रखिए कि प्रस्तुत काव्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित उषा कविता से अवतरित है या लिया गया है। प्रस्तुत कविता के रचयिता प्रसिद्ध कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। हमने कल प्रयोगवाद शब्द पढ़ा था, इनको आप प्रयोगवादी कवि कह सकते हो, यानी कि रचयिता प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। इस कविता में कवि ने सूर्योदय से ठीक पहले के वातावरण का सुंदर चित्र उकेरा है। इस काव्यांश में कवि ने सूर्योदय का मनोहारी वर्णन किया है, ये आप इसमें कहेंगे। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, कवि कहते हैं कि सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो नीला शंख हो। शंख आपने ज़रूर देखा होगा, तो शंख सामान्यतः आपने सफ़ेद रंग के देखे होंगे, लेकिन ये शंख जो है वो नीला शंख, यानी कि आसमान में जब कवि देखता है तो आसमान में जो रंग दिखाई देता है वो रंग नीले शंख के समान कवि को दिखाई देता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। पल पल परिवर्तित हो रही प्रकृति है, पल पल परिवर्तित हो रहा आसमान का रंग है इस कविता में। उषा का जो पल पल परिवर्तित रूप है वो है इस कविता में। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो इस समय आसमान शंख के समान गहरा नीला लगता है, वह पवित्र दिखाई देता है, वातावरण में नमी प्रतीत होती है। सुबह सुबह आकाश ऐसा लगता है मानो कोई गीला चौका है और नमी के कारण अभी उसमें गीलापन है। अभी देखिए, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि उपमा जो है वो 2 दे दी इसमें, एक तो नीले शंख के समान बताया, दूसरा बता दिया राख से लिपा हुआ चौका। मैं बात कर रहा था पीली मिट्टी और गोबर की, यहाँ राख की बात है, तो कुछ जगह राख से भी उसको लिपा जाता है। और राख से लिपा हुआ चौका कहा और पंक्तियाँ, जो एक पंक्ति जो है ब्रैकेट में है अभी गीला पड़ा है। प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा। आप कहेंगे कि उसका रंग जो है कवि को लगता है कि जैसा रंग राख से लिपे हुए चौके का होता है वैसा ही रंग जो है आसमान का, इसलिए उसको राख से लिपा हुआ चौका कह दिया। फिर आपसे कह सकता है कि उसको गीला क्यों कहा है। तो गीला बताने के 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये कि जो रंग है आसमान का, वो रंग
गीले से मैच कर रहा है। आपको पता है कि कपड़ा भी यदि आप धोते हैं तो उसका रंग जो है गीले का अलग दिखाई देता है और सूखने के बाद उसका रंग कुछ अलग हो जाता है। ठीक वैसे ही जो चौका है राख से लिपा हुआ, वो गीले का रंग अलग होगा और सूखने के बाद उसका रंग अलग हो जाएगा, इसलिए उसको गीला कहा है। एक कारण और हो सकता है जो कि आपको पुस्तकों में भी मिलेगा, और वो ये कि जो पवित्रता है किसकी, आसमान की, आसमान की पवित्रता को प्रकट करने के लिए उसको राख से लिपा हुआ चौका कह दिया है, राख से लीप दिया है। राख से लीप दिया, इसका मतलब वो चूल्हे के आसपास की जगह जो है वो पवित्र हो गई है। और इसके साथ ही जो एक कारण और कि वो सुबह सुबह की बात कर रहा है कवि, और सुबह सुबह की बात कर रहा है तो आप आजकल देखेंगे कि सुबह सुबह ओस पड़ी हुई मिलती है, इसका मतलब गीलापन होता है, आसमान में नमी होती है। तो उस नमी को प्रकट करने के लिए ही कवि ने क्या कह दिया, इसे गीला कह दिया है। विशेष आप करेंगे खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। कवि ने प्रकृति के मनोहारी जो चित्र हैं वो उकेरे हैं। शंख जैसे में उपमालंकार है, सहज सरल शब्दों का प्रयोग हुआ है। ग्रामीण जो परिवेश है उसका चित्र जो है वो सजीव हो उठा है। नए नए उपमानों का प्रयोग किया है कवि ने। ये बात आपने इस काव्यांश में कहनी है। मुझे लगता है आपको ये छोटा सा काव्यांश छोटे से कालांश में समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत काले सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, सलेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। दो उपमा पहले आई थी, दो अब नई आ गई हैं। अब बहुत काली सिल ज़रा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। मैंने कहा था कि आसमान परिवर्तित हो रहा है पल पल। सिल मैंने कल बताया था, सिल जो एक प्रकार का पत्थर है जिसके ऊपर मसाला पीसा जाता है, या जिसके ऊपर चटनी वगैरह आपने देखी होगी, या बादाम जो है रगड़ते हैं। ज़रा का मतलब थोड़ा सा है। केसर जो है एक विशेष फूल कह लीजिए, या विशेष फूल का जो है उसको आप उसका जो है मकरंद कह लीजिए। मल देने का मतलब है लगा देना। तो प्रसंग लगभग उसी प्रकार से आपने कहना है। व्याख्या जो है वो ध्यानपूर्वक देखिए कि अब जो आसमान है उसका रंग जो है वो परिवर्तित हो गया है। बहुत काली सिल ज़रा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। अब आसमान ऐसा लगता है जैसे बहुत काली सिल को लाल केसर के द्वारा धो दिया गया हो। बहुत काली सिल को, काली है और वो भी बहुत ज़्यादा है, तो काली जो सिल है, बहुत काली सिल को ज़रा से लाल केसर से कि जैसे धो दिया हो। ये जो है काला प्लस लाल इक्वल टू आसमान का रंग, ये आप मान के चलें। क्योंकि काला क्या है, पत्थर है, और लाल क्या है, लाल केसर है। तो काला और लाल मिलके जो रंग एक नया बनाएंगे वो रंग है आसमान का, वो रंग आसमान का है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। आगे कहता है, सलेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। अब फिर चेंज हो गया है रंग, और अब कह दिया है सलेट पर या लाल खड़िया चाक। सलेट लगभग काले रंग की होती है, तो लाल खड़िया चाक। खड़िया चाक आपने देखा होगा, जिसको गेरू भी बोलते हैं, गेरू। तो काली जो है स्लेट और उसके ऊपर लाल खड़िया चाक किसी बच्चे ने मल दी हो, वो उससे मैच कर रहा है अब रंग। तो कभी प्रातःकाल का वर्णन करता है कि सूर्य जो है वो जैसे ही क्षितिज से ऊपर उठता है तो हल्की लालिमा की रोशनी जो फैल जाती है। ऐसा लगता है कि काली रंग की सिल को लाल केसर से धो दिया हो। अंधेरा काले सिल तथा सूरज की लाली जो है वो केसर के समान लगती है। मैंने कहा आपको कि काला और लाल मिल कर के बना रहा है आसमान का रंग। इस समय ऐसा लगता है काले स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चाक मल दिया हो, किसी बच्चे ने लाल खड़िया चाक मल दिया हो। अंधेरा काली स्लेट के समान और सुबह की लालिमा जो है वो लाल खड़िया चाक के समान कवि को लगती है। उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें आप करेंगे। प्रकृति का सुंदर वर्णन हुआ है, मुक्त छंद का प्रयोग है, बिंब और उपमान नए नए प्रयोग किए हैं कवि ने, खड़ी बोली का सुंदर जो है प्रयोग किया गया है।
आगे देखिए, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। नील आपको बताया था, नील माने नीला होता है, जल माने पानी होता है, गौर माने गोरी होता है, झिलमिल माने झिलमिलाती हुई, चमकती हुई, मचलती हुई होता है, देह माने शरीर होता है, और जादू जो है वो प्रभाव होता है, आकर्षण होता है, सौंदर्य होता है। उषा आपको पता है कि सूर्योदय से ठीक पहले का समय होता है, और सूर्योदय जो है वो सूर्य का उदय होना होता है। जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, यहाँ अब ध्यान देने की बात है। तो अब जो है कवि दो हमने जो है काव्यांश की, अब तीसरे हिस्से में जाकर के कवि क्या कह रहा है कि नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, ये विशेष काव्यांश है। नील जल का मतलब नीला जल। आप चित्र जो है दिमाग में, दृश्य दिमाग में बैठा लीजिए, दृश्य बिंब यहाँ आप करेंगे, दृश्य दिमाग में बैठा लीजिए। और दृश्य किस चीज़ का है, एक तरफ आसमान में क्षितिज पर सूर्य के उदय होने का चित्र है, सूर्य के उदय होने का चित्र है, सूर्य उदय हो रहा है, और वहाँ आकाश में नीलिमा है, ध्यान रखना, आकाश में नीलिमा, उसमें से सूर्य धीरे धीरे हिलता हुआ सा प्रतीत हो रहा है, उदय हो रहा है। और दूसरी तरफ दिमाग में एक चित्र बना लीजिए कि नीला जल और उसमें गोरे रंग वाली कोई महिला जो है वो स्नान कर रही है। तो जल हिलता है, गोरा रंग है महिला का, नील जल है, नीला जल है, वो उसमें दिखाई दे रही है। उधर जो है वो नीला आसमान है, और नीले आसमान में नीले क्षितिज के अंदर से सूर्य का जो है उदय होने का जो चित्र है वो सामने आ रहा है। तो कवि ने प्रातःकाल के पल पल बदलते दृश्य का सुंदर वर्णन किया है। वह कहता है कि सूर्योदय के समय आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है, सूर्य की सफ़ेद आभा दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है मानो किसी गोरी सुंदरी की देह नीले जल में हिल रही हो। धीमी हवा व नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब हिलता सा प्रतीत हो रहा है। और कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है तो उषा का जो पल पल बदलता सौंदर्य है वो एकदम समाप्त हो जाता है। अब वो सौंदर्य खत्म हो जाता है। ये एक छोटी सी कविता है बेटा। विशेष आप करेंगे, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, उत्प्रेक्षा अलंकार करेंगे। भाषा बिल्कुल सरल खड़ी बोली है, मुक्त छंद है। नीचे जो अभी हमने काव्यांश किया उसमें माधुर्य गुण है, और उषा का जो पल पल परिवर्तित सौंदर्य है उसका कवि ने यहाँ वर्णन किया है। ये इस कविता की व्याख्या हो गई। इस कविता से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आज आप करेंगे, कुछ क्वेश्चंस कल आप करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील चित्र है। कौन कौन से ऐसे उपमान हैं जिनको देखकर ये कहा जा सकता है कि ये कविता जो है गांव की सुबह का गतिशील चित्र है। मोटी सी बात मैं बता दूं, जितने भी एग्जाम्पल्स आए हैं, वो चाहे चौका है, वो चाहे खड़िया चाक है, वो चाहे शंख है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता है गांव में ही उपलब्ध हो सकती हैं, इसलिए जो ऐसा कहा है। तो आप ये बात विस्तार कर देंगे, स्पष्ट कर देंगे। भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। मैंने अभी कहा था नई कविता में कोष्ठक, विराम चिन्ह और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपयुक्त पंक्तियों में कोष्ठक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है समझाइए। तो वही बात आपने यहाँ स्पष्ट करनी है, वही ऐसा क्यों कहा गया है कि वो गीला पड़ा है, ठीक है। इसके बाद ये कविता है जयशंकर प्रसाद जी की, बीतवी भावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही। ये रूपक अलंकार का भयंकर प्रयोग है। फिर याज्ञ जी की एक छोटी सी कविता यहाँ दी गई है। क्वेश्चंस इधर अभ्यास में केवल 2 दिए गए हैं, इन 2 से काम नहीं चलेगा। हालांकि आज मैं केवल आपको ये 2 ही क्वेश्चंस के आंसर लिखने के लिए दे रहा हूँ, लेकिन कल जो है बाकी क्वेश्चंस
आपके लिए उपलब्ध करवाऊंगा। आप कल उन सब के उत्तर जो है वो साफ सुंदर लिखेंगे, ठीक है। हाँ, कविता को अवश्य याद करेंगे।